2.1 परिचय। प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बारे में हमारे पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में हम पता लगाएंगे कि विद्वानों ने भारतीय प्रवासियों की जांच कैसे की है। भारतीय लंबे समय से भारत छोड़ रहे हैं, लेकिन विदेशों में भारतीयों का महत्वपूर्ण बसावट औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ। भारत से बाहर प्रवास को 3 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन, औपनिवेशिक और समकालीन। विद्वानों ने साहित्यिक, जनसांख्यिकीय, भूराजनीतिक और मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से भारतीय प्रवासियों का अध्ययन किया है। इस अनुभाग में हम विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर इनमें से कुछ दृष्टिकोणों का संक्षेप में विश्लेषण करेंगे। ये अध्ययन त्रिनिदाद में बसने वाले और अपनी परंपराओं को बनाए रखने वाले पूर्वी भारतीयों के प्रारंभिक प्रवास से लेकर प्रवासी भारतीयों की अनुकूली रणनीतियों की जांच करने तक कई विषयों को कवर करते हैं। हम लंदन जैसी जगहों में शहरी जातीयताओं से संबंधित इंटरैक्टिव और स्थितिजन्य विश्लेषण भी देखेंगे। इस अन्वेषण का उद्देश्य भारतीय प्रवासियों को समझने के लिए विद्वानों द्वारा नियोजित विविध अध्ययनों और दृष्टिकोणों का एक सिंहावलोकन प्रदान करना है। इन अनुभागों के बाद हम बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में भारतीय प्रवासियों के मूल और गंतव्य देशों पर विचार करते हुए उनके बारे में गहराई से विचार करेंगे। हम सभ्यतागत और निपटान समाजों से संबंधित विचारों का पता लगाएंगे। अंतिम अनुभाग में हम इन परिप्रेक्ष्यों को समझने के लिए एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 2.2 भारतीय प्रवासी का अध्ययन। विश्व स्तर पर भारतीय प्रवासियों को 3 ऐतिहासिक चरणों में देखा जा सकता है। सबसे पहले प्राचीन और मध्ययुगीन काल के दौरान पूर्वी और पश्चिमी तटों के भारतीय राजा और व्यापारी मध्य पूर्व, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पहुंचे। प्राचीन काल के दौरान विस्तार ने ग्रेटर इंडिया की अवधारणा को जन्म दिया। यह शब्द स्वतंत्रता के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में नए राष्ट्रवादी देशों के साथ मुठभेड़ के कारण फिर से प्रचलित हुआ। भारतीय प्रवासियों का मध्ययुगीन काल मुख्य रूप से व्यापार से जुड़ा हुआ था, जो ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन अमिताव घोष के इन एंटिक लैंड और सलमान रुश्दी के द मूर्स लास्ट सिग जैसे उपन्यासों में इसे अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। ये काल्पनिक कृतियां संकरण के जादू को खूबसूरती से दर्शाती है, जो मध्ययुगीन भारतीय प्रवासी की विशेषता थी। दूसरी अवधि 1800 के दशक में आती है, जब भारत के लोग मुख्य रूप से मजदूर औपनिवेशिक दुनिया में बागानों में चले गए। इस प्रवासन में ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी उपनिवेशों में जाने वाले व्यापारी और सफेदपोश श्रमिक शामिल थे। विद्वानों का कहना है कि उपनिवेशवाद ने इस प्रवासी समुदाय में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसने अपना प्रभाव तीसरे चरण तक बढ़ाया। वर्तमान शताब्दी में भारतीयों का पश्चिमी विकसित देशों और तेल समृद्ध देशों की ओर पलायन। औपनिवेशिक प्रवासी के साथ यह संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम औपनिवेशिक संदर्भ में समकालीन भारतीय प्रवासी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बॉक्स 2.1 उत्तरोपनिवेशवाद। उत्तरोपनिवेशवाद, जिसे उत्तरोपनिवेशवाद सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, दर्शन और साहित्य पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से निपटता है। यह उन देशों के साहित्य से संबंधित है जो कभी उपनिवेश थे और यहाँ तक कि उपनिवेश बनाने वाले देशों से उपनिवेशों के बारे में भी काम करता है। 1970 के दशक में प्रकाशित एडवर्ड सईद की पुस्तक ओरिएंटलिज्म को अक्सर इस सिद्धांत के लिए मूलभूत कार्य के रूप में देखा जाता है। उत्तरोपनिवेशवाद उन समाजों के मुद्दों को संबोधित करता है जो उपनिवेशवाद से गुजरे थे। औपनिवेशिक शासन के बाद एक राष्ट्रीय पहचान बनाना,
उपनिवेशित देशों के लेखक अपनी सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करना और पुनः प्राप्त करना, और यह जांचना कि उपनिवेशित लोगों का ज्ञान उपनिवेशवादियों के हितों की सेवा कैसे करता है। यह इस बात का भी पता लगाता है कि कैसे औपनिवेशिक शक्तियों का साहित्य उपनिवेशवादियों को हीन के रूप में चित्रित करके उपनिवेशवाद को उचित ठहराता है। भावनात्मक प्राच्य बनाम तर्कसंगत पश्चिमी जैसे द्विआधारी विरोधों का निर्माण करता है, जिसका उपयोग श्वेत व्यक्ति के शासन के बोझ को उचित ठहराने के लिए किया जाता है। भारतीय प्रवासियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जिसमें एक कोण विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की निवेश क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में जनता की रुचि रखता है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से यह देखा गया है कि भारत में एनआरआई का निवेश मुख्य भूमि चीन में विदेशी चीनियों के निवेश से 5 गुना पीछे है। इसने अर्थशास्त्रियों की प्रवासन, प्रेषण और पूंजी प्रवाह में रुचि जगाई है। नैयर, 1994। एक अन्य पहलू संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीयों को उद्यमियों के रूप में मानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी, जापानी और यहूदी उद्यमियों के साथ भारतीय प्रवासियों की जातीय पहचान और भावनाओं की तुलना करता है। कोटकिन, 1993। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अर्थशास्त्री पश्चिमी समृद्ध देशों में भारतीयों के पलायन को प्रतिभापलायन के रूप में नहीं बल्कि प्रतिभाबैन के रूप में देखते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से भारतीय डायस्पोरा पर प्रभावशाली विचार सलमान रुश्दी और वी.एस. नायपॉल जैसे साहित्यिक आलोचकों और रचनात्मक लेखकों से आते हैं, जो दोनों भारतीय डायस्पोरा का हिस्सा है। भारत के हैदराबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर तेजस्विनी निरंजना एक प्रतिनिधि वक्तव्य देती है। ऐसे समय में जब भारतीय के रूप में आत्मपरिभाषा भारत और विदेशी दोनों समुदायों में जांच के दायरे में है और पहचान सांस्कृतिक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गई है, विभिन्न समूहों द्वारा भारतीयता का दावा करने के जटिल तरीकों और महत्व विश्लेषण करना तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। इस दावे के साथ संलग्न है त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और यहाँ तक कि खाड़ी देशों जैसे विभिन्न देशों में भारतीय पहचान का निर्माण उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उपनिवेशवाद के बाद के प्रवासी भारतीयों में आकार लेने वाली एनआरआई पहचान। जब भारतीय सामाजिक कल्पना में आकार ली गई भारतीय संस्कृति जैसी धारणा को ऐसे संदर्भ में तैनात किया जाता है जहां भारतीय सांस्कृतिक रूप से आधिपत्य नहीं रखते, निरंजना, 1994-34, तो एक असैद्धांतिक समस्या फिसलन और उनका महत्व है। भारतीय प्रवासियों पर चर्चा के संबंध में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। सबसे पहले, पहचान का मुद्दा, जो विभिन्न संदर्भों में उठता है, सामाजिक मनोविज्ञान द्वारा सबसे अच्छा समाधान किया जाता है। हालांकि यह परिप्रेक्ष्य हमारा वर्तमान फोकस नहीं है। दूसरा, चाहे समकालीन समय हो या 19वीं सदी, भारतीय प्रवासी समुदाय एक बड़े राजनीतिक आर्थिक ढांचे से प्रभावित थे जो औपनिवेशिक काल से उत्तरौपनिवेशिक काल तक कायम रहा। जैसा कि निरंजना ने बताया, एनआरआई और भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) के बीच अंतर न्यूनतम है। दोनों प्रवासी समूह उत्तरोपनिवेशवाद, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयता जैसी समकालीन ताकतों से प्रभावित है। अब आइए जनसांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य पर नजर डालें। जनसांख्यिकीविदों ने भारतीय प्रवासी के प्रमुख पहलुओं की जांच की है, जिसमें संख्या, प्रजनन दर, भाषाई और धार्मिक कारक और वैवाहिक रुझान शामिल है। भारतीय प्रवासियों के वैश्विक अनुमान में महत्वपूर्ण अंतर है। 1987 में एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार विशिष्ट देशों के बाहर लगभग 8.6 मिलियन दक्षिण एशियाई लोग थे।
इसके विपरीत 2001 की एक रिपोर्ट में पीआईओ और एनआरआई को मिलाकर भारतीय मूल के 19 मिलियन लोगों का अनुमान लगाया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद वाले आंकड़े में अन्य दक्षिण एशियाई लोगों को शामिल नहीं किया गया। अनुमानों के बीच अंतर आंशिक रूप से 20वीं सदी के अंत में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम एशिया में बढ़े हुए प्रवासन के कारण है। एक सटीक आंकड़े का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि कई अनुमान अपने स्रोतों का खुलासा नहीं करते हैं। ब्रिटेन में सबसे बड़ी प्रवासी भारतीय आबादी रहती है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। इसके अतिरिक्त गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में भारतीय कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के बारे में जनसांख्यिकीय डेटा एशियाई और दक्षिण एशियाई आप्रवासन के लिए दिलचस्प समाजशास्त्रीय मुद्दों का खुलासा करता है। 1991 में लगभग 7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई या आबादी का 42% या तो विदेश में पैदा हुए थे या उनके माता पिता विदेश में पैदा हुए थे। एशियाई कुल जनसंख्या का 4.6% थे, जबकि ब्रिटिश और आयरिश 7%, यूरोपीय 6.5% और मध्य पूर्वी 1.2% थे। 1995 के मध्य तक स्थानीय स्तर पर जन्मे लोगों सहित जनसंख्या में एशियाई लोगों का कुल प्रतिशत बढ़कर 7.4% हो गया था। दूसरी पीढ़ी के लगभग 2/3 प्रवासी अपने जातीय समूह के बाहर शादी कर रहे थे, जिसके कारण अनुमान है कि 2000 तक 40% ऑस्ट्रेलियाई लोग जातीय रूप से मिश्रित हो जाएंगे। इन अनुमानों में दक्षिण एशियाई लोग भी शामिल हैं, लेकिन सटीक संख्या आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती। रुचि का मुख्य बिंदु यह है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति की कथित अनुवादनीयता प्रवासियों के इतिहास, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और मेजबान समाज की नीतियों से सापेक्ष और प्रभावित है। दक्षिण एशियाई जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए यह उल्लेखनीय है कि भारत के अप्रवासियों की तुलना में ऑस्ट्रेलिया में फिजी भारतीय प्रवासियों, जिन्हें 2 बार प्रवासी कहा जाता है, में हिंदी भाषी और हिंदू अधिक प्रचलित है। जन्म की विभिन्न राष्ट्रीयताओं, मलेशियाई, श्रीलंकाई, फिजी भारतीय में हिंदू धार्मिक श्रेणी की जांच करने से मलेशिया, श्रीलंका, भारत और फिजी के तमिल हिंदुओं के बीच बातचीत और दृष्टिकोण के बारे में सवाल उठते हैं, जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक प्रयोगात्मक स्थिति प्रदान करता है। तमिल राष्ट्रवाद खोज के लायक एक और समाजशास्त्रीय पहलू यह है कि भारत से एंग्लो इंडियन और श्रीलंका से सीलोन बर्गर को अन्य दक्षिण एशियाई लोगों की तुलना में पहले ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति देने के निहितार्थ और परिणाम क्या है। अन्य भारतीयों और श्रीलंकाई लोगों की तुलना में उनकी स्थिति और जातीय दूरी को समझना एक मूल्यवान जांच है। भौगोलिक अवलोकन भूगोलवेत्ता 6 क्षेत्रों में भारतीय प्रवासी के प्रसार का विश्लेषण करते हैं। अफ्रीका और मॉरिशस, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत, कैरिबियन, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। 1968 में ज्योग्राफिकल रिव्यू में प्रकाशित मानवविज्ञानी चंद्र जयवर्धने का एक प्रारंभिक अध्ययन विदेशों में भारतीय समुदायों के बारे में विस्तार से बताता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ और भूगोलवेत्ता दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों, जातीय आंदोलनों और समुदायों में बढ़ती रुचि दिखाते हैं, क्योंकि ये जातीय समूह सीमाओं को पार करते हुए राष्ट्रों के भीतर और बीच की राजनीति पर अपना प्रभाव डालते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन जातीय परिक्षेत्रों की परस्पर क्रिया राष्ट्र राज्यों की भूमिका के बारे में प्रश्न उठाती है, जिसे हम पुस्तक 2 में आगे देखेंगे। मानवशास्त्रीय अंतर्दृष्टि मानवशास्त्रीय पूछताछ पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देती है,
विशेष रूप से जातीयता और राष्ट्र निर्माण से संबंधित। आज की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में भारतीय या चीनी जैसी राष्ट्रीय पहचान वाले व्यक्ति आत्मधारणा और राजनीतिक व्यवहार में अपने घरेलू राष्ट्रों के साथ स्थायी संबंध बनाए रखते हुए प्रवास करते हैं और जातीय समूहों में बदल जाते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन इस घटना को मौजूदा राष्ट्रीयताओं का जातीयकरण कहते हैं, जिसमें लंबी दूरी का राष्ट्रवाद शामिल है। कुछ राजनेता क्रिकेट टेस्ट का प्रस्ताव रखते हैं, एक ऐसी धारणा जो अविश्वसनीय साबित होती है क्योंकि लोग शुरू में राष्ट्रीय निष्ठा प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अन्य जातीयताओं या नस्लों के साथ सामना होने पर क्षेत्रीय संबद्धता के साथ जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए अंग्रेजी या वेस्ट इंडियन जैसी गैर-एशियाई टीमों के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं। चिंतन और कार्रवाई 2.1 क्या आप कहेंगे कि भारतीय प्रवासी अपने मेजबान देश में संरक्षणवादियों की तुलना में अधिक अनुकूलनशील हैं? यदि आप ऐसा करते हैं, तो ठोस कारण सहित बताएं। तो आज़ादी के बाद से भारत से बाहर पलायन करने वाले नए भारतीय प्रवासी पहले के प्रवासियों से कैसे अलग हैं, जो बागान श्रमिकों के रूप में गए थे? शीर्षक: भारतीय प्रवासी मेजबान देशों में अनुकूली या संरक्षणवादी। परिचय: दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी एक जीवंत और विविध समुदाय हैं, जिन्होंने अपने मेजबान देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह प्रश्न कि क्या भारतीय प्रवासी अपने मेजबान देशों में अधिक अनुकूलनशील या संरक्षणवादी हैं, जटिल और बहुआयामी है। इस प्रतिबिंब में मैं सांस्कृतिक अनुकूलन, आर्थिक योगदान, सामाजिक एकीकरण और पहचान की भूमिका जैसे कारकों पर विचार करते हुए भारतीय प्रवासियों के अनुभव के विभिन्न आयामों का पता लगाऊंगा। इन पहलुओं की सूक्ष्म जांच के माध्यम से मेरा लक्ष्य इस बात की व्यापक समझ प्रदान करना है कि क्या भारतीय प्रवासी अपने मेजबान देशों में अनुकूलन या संरक्षण की ओर अधिक रुझान रखते हैं। सांस्कृतिक अनुकूलन: भारतीय प्रवासियों के अनुभव का एक प्रमुख पहलू मेजबान देशों में उनका सांस्कृतिक अनुकूलन है। एक ओर प्रवासी भारतीयों के कई सदस्य अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यह सांस्कृतिक संगठनों, धार्मिक संस्थानों की स्थापना और पारंपरिक त्योहारों के उत्सव में स्पष्ट है। ये पहले न केवल अपनी जड़ों से जुड़ाव के स्रोत के रूप में काम करती है, बल्कि अपने मेजबान देशों की समृद्ध बहुसांस्कृतिक टेपेस्ट्री में भी योगदान देती है। दूसरी ओर, भारतीय प्रवासियों ने अपने मेजबान देशों के सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह अक्सर उस तरीके से परिलक्षित होता है जिस तरह से वे स्थानीय समुदायों में सहजता से एकीकृत होते हैं, मुख्यधारा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और यहाँ तक कि मेजबान संस्कृति के पहलुओं को भी अपनाते हैं। मेजबान देशों में जन्मे और पले-बढ़े प्रवासी भारतीयों की दूसरी पीढ़ी अक्सर इस दोहरी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होती है, जो अपनी भारतीय विरासत के तत्वों को अपने परिवेश की सांस्कृतिक बारीकियों के साथ जोड़ती है। आर्थिक योगदान: भारतीय प्रवासियों का आर्थिक योगदान उनकी अनुकूलनशीलता या संरक्षणवादी प्रवृत्तियों की धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय प्रवासी के सदस्यों ने व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अपने मेजबान देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सफलता का श्रेय अक्सर मजबूत कार्य नीति, शैक्षिक उपलब्धियों और उद्यमशीलता की भावना को दिया जाता है। मेजबान देशों के आर्थिक परिदृश्य में सक्रिय रूप से भाग लेने और योगदान देने के दौरान
भारतीय प्रवासियों ने अपनी मातृभूमि से कुछ आर्थिक प्रथाओं और मूल्यों को भी संरक्षित किया है। परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के साधन के रूप में शिक्षा पर ध्यान और वित्तीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता इस बात के उदाहरण हैं कि प्रवासी भारतीयों के भीतर भारतीय आर्थिक संस्कृति के तत्वों को कैसे बनाए रखा जाता है। सामाजिक एकता। किसी भी प्रवासी की अनुकूलन क्षमता निर्धारित करने में सामाजिक एकीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। कई उदाहरणों में भारतीय प्रवासियों ने अपने मेजबान देशों में उच्च स्तर का सामाजिक एकीकरण दिखाया है। यह नागरिक गतिविधियों, सामुदायिक संगठनों और राजनीतिक भागीदारी में उनकी भागीदारी से स्पष्ट है। प्रवासी अक्सर अपने मेजबान देशों के सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग बनने का प्रयास करते हैं, अंतरसांस्कृतिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही ऐसे उदाहरण भी हैं जहां संरक्षणवादी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, विशेष रूप से घनिष्ठ समुदायों के रखरखाव और इन समुदायों के भीतर सांस्कृतिक प्रथाओं को जारी रखने में। भारतीय सामुदायिक केंद्रों, भाषा विद्यालयों और सामाजिक संगठनों की स्थापना समुदाय और साझा पहचान की भावना को संरक्षित करने की इच्छा को दर्शाती है। पहचान की गतिशीलता। पहचान का प्रश्न भारतीय प्रवासियों के भीतर अनुकूलनशीलता बनाम संरक्षण बहस के केंद्र में है। पहली पीढ़ी, जिसमें अप्रवासी शामिल है, अक्सर आत्मसात करने की चुनौतियों से निपटते हुए अपनी भारतीय पहचान के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखने से जूझती है। यह पीढ़ी अधिक संरक्षणवादी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर सकती है, क्योंकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके विपरीत दूसरी और बाद की पीढ़ियां, जो मेजबान देशों में पैदा हुई और पली बढ़ी, एक मिश्रित पहचान विकसित करती हैं, जो उनकी भारतीय विरासत के तत्वों को उनके परिवेश के सांस्कृतिक प्रभावों के साथ जोड़ती है। पहचानों का यह मिश्रण प्रवासी भारतीयों की अनुकूली प्रकृति का प्रमाण है, क्योंकि वे दोहरे संबंध की जटिलताओं से निपटते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः इस सवाल का कि क्या भारतीय प्रवासी अपने मेजबान देशों में अधिक अनुकूलनशील या संरक्षणवादी है, इसका पूर्ण रूप से उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता है। प्रवासी भारतीयों का अनुभव गतिशील और बहुआयामी है, जिसमें नए सांस्कृतिक संदर्भ में जीवन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों के प्रति प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है। जबकि सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक प्रथाओं और सामाजिक एकीकरण के तत्व स्पष्ट हैं, वैसे ही अनुकूलन, आत्मसात और एक अद्वितीय संकर पहचान के विकास के उदाहरण भी हैं। अनुकूली रणनीतियों के साथ संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को संतुलित करने की भारतीय प्रवासियों की क्षमता इस वैश्विक समुदाय की लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में यह प्रतिबिंब प्रवासी अनुभवों की जटिलताओं को समझने के महत्व को रेखांकित करता है, जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो अकादमिक प्रवचन और सांस्कृतिक समझ में योगदान दे सकता है। यह भारतीय प्रवासियों की उभरती प्रकृति और वैश्विक समाजों पर इसके प्रभाव को पकड़ने के लिए चल रहे अनुसंधान और संवाद की आवश्यकता पर भी जोर देता है। शीर्षक: भारतीय डायस्पोरा की गतिशीलता, स्वतंत्रता के बाद के प्रवासन और वृक्षारोपण श्रमिकों का एक तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। आज़ादी के बाद से भारतीय प्रवासियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, खासकर बागान श्रमिकों की पहले की प्रवासन लहरों की तुलना में। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य उन विशिष्ट विशेषताओं का पता लगाना है जो नए भारतीय प्रवासी की विशेषता रखते हैं, जो प्रवासियों की प्रेरणाओं, जनसांख्यिकी और अनुभवों में बदलाव पर जोर देते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रवास की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई।
जबकि पहले के प्रवास अक्सर बागानों पर गिरमिटिया श्रम से जुड़े होते थे, नए प्रवासी व्यवसायों और प्रेरणाओं की अधिक विविध श्रेणी को दर्शाते हैं। इन बदलावों को समझने के लिए ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों की व्यापक खोज की आवश्यकता है। प्रवास के लिए प्रेरणाएं। अतीत के बागान श्रमिक मुख्य रूप से आर्थिक आवश्यकताओं से प्रेरित थे, जिन्हें औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वृक्षारोपण पर काम करने के लिए प्रवास के लिए मजबूर किया गया था। इसके विपरीत समकालीन भारतीय प्रवासी अधिक विविध कारकों द्वारा संचालित होते हैं। आर्थिक अवसर एक प्रमुख प्रेरक बने हुए हैं, लेकिन शिक्षा, करियर की संभावनाएं और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश जैसे कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन। पहले की प्रवासन लहरों में मुख्य रूप से अकुशल मजदूर शामिल थे, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे। इसके विपरीत नए भारतीय प्रवासियों में बड़ी संख्या में कुशल पेशेवर, उद्यमी और छात्र शामिल हैं। जनसांख्यिकी में यह बदलाव वैश्विक आर्थिक गतिशीलता में बदलाव और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा पूल की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी। स्वतंत्रता के बाद के युग में वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के अभूतपूर्व स्तर देखे गए हैं। इन विकासों ने सीमाओं के पार लोगों, विचारों और पूंजी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया है, जिससे कुशल भारतीयों को विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने का अवसर मिला है। आज दुनिया की परस्पर संबद्धता ने एक ऐसे प्रवासी समुदाय का निर्माण किया है जो अधिक जागरूक, जुड़ा हुआ और वैश्विक समुदाय में एकीकृत है। शिक्षा के अवसर। एक उल्लेखनीय अंतर शिक्षा की भूमिका में है। जबकि बागान श्रमिकों को अक्सर शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा जाता था, नए भारतीय प्रवासी शिक्षा पर जोर देते हैं। कई लोग विशिष्ट ज्ञान और वैश्विक शैक्षणिक मानकों के संपर्क की तलाश में उच्च शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। इस शैक्षिक पहलू ने न केवल प्रवासी भारतीयों की कौशल विविधता में योगदान दिया है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा में भी योगदान दिया है। भारत पर प्रभाव। भारत पर इन प्रवासन पैटर्न के प्रभाव बहुआयामी हैं। पहले प्रवासी भारतीयों द्वारा वापस भेजी गई धनराशि भारत में परिवारों के भरण-पोषण के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके विपरीत समकालीन प्रवासी न केवल प्रेषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बल्कि वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देने, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में कार्य करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहचान और एकीकरण। दोनों प्रवासी भारतीयों की पहचान की गतिशीलता भी भिन्न है। बागान श्रमिकों को अक्सर पहचान के संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपनी जड़ों से अलग कर दिया जाता है और नए सांस्कृतिक मानदंडों को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। शिक्षा और कौशल से लैस नए प्रवासी भारतीय अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए एकीकृत होते हैं। वे वैश्विक मंच पर भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देकर अपने मेजबान देशों की सांस्कृतिक विविधता में योगदान करते हैं। चुनौतियों का सामना। सकारात्मक बदलावों के बावजूद चुनौतियां बरकरार हैं। नए प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक अनुकूलन, भेदभाव और दोहरी पहचान को संतुलित करने के लिए बारहमासी संघर्ष के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक आर्थिक परिदृश्य गतिशील है और मेजबान देशों में आर्थिक मंदी भारतीय प्रवासियों के लिए नौकरी की सुरक्षा और संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः आजादी के बाद से उभर रहा नया भारतीय प्रवासी बागान श्रमिकों के ऐतिहासिक प्रवासन पैटर्न से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरणाएं, जनसांख्यिकी और अनुभव विकसित हुए हैं,
जो वैश्विक आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तनों को दर्शाते हैं। जबकि पहले के प्रवासी की विशेषता जबरन प्रवासन और सीमित अवसर थे, समकालीन प्रवासी की पहचान विविधता, शिक्षा और वैश्विक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी है। इन बदलावों को समझना भारत के लिए अपने प्रवासी भारतीयों की पूरी क्षमता का दोहन करने और एक दूसरे से जुड़े विश्व द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रवासी समुदायों का अध्ययन, विभिन्न दृष्टिकोण। भारतीय प्रवासी से संबंधित विभिन्न अध्ययनों में मानवशास्त्रीय योगदान के अलावा अब इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मानवशास्त्रीय अध्ययन की एक समेकित परंपरा है। जैन 1993-5257। हम भारतीय प्रवासियों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए 60, 70 और 80 के दशक के 3 अध्ययनों की जांच करेंगे। संस्कृति का संरक्षण, त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों की जांच। पहला अध्ययन जो हम तलाशेंगे वह मॉर्टन क्लास की पुस्तक है, त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीय सांस्कृतिक दृढ़ता में एक अध्ययन। यह अध्ययन पूर्वी भारतीयों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के सांस्कृतिक पैटर्न और संस्थागत संरचनाओं में निरंतरता पर केंद्रित है। मध्य त्रिनिदाद में फेलिसिटी गांव। यह इन व्यक्तियों के पैतृक घर, पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की संस्कृति और सामाजिक संरचना के साथ समानताएं दर्शाता है। इस समुदाय के विस्तृत ऐतिहासिक गठन की गहराई में जाने के बजाय त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीय प्रवास के इतिहास को रेखांकित करके मैक्रो फ्रेमवर्क क्लास 1961 की स्थापना की गई है। पूर्वी भारतीय जीवन के संस्थागत पहलुओं जैसे परिवार और रिश्तेदारी, जाति और धर्म की जांच सांस्कृतिक दृढ़ता के संदर्भ में की जाती है। हालांकि यह ध्यान दिया गया है कि 60 के दशक का दृष्टिकोण मेजबान समाज की व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता के साथ भारतीय समुदाय के अनुकूलन को पर्याप्त रूप से नहीं जोड़ता है, जैसा कि भारतीय प्रवासियों के बाद के अध्ययनों में देखा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन, मलाया रबर बागानों में तमिल। आइए 1970 के दशक के परिप्रेक्ष्य का पता लगाने के लिए जैन द्वारा 1970 में मलेशिया के पश्चिमी तट, पूर्व में मलाया संघ पर एक बागान पाल मेलायू में तमिल रबर एस्टेट श्रमिकों पर किए गए अध्ययन को देखें। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चल रही सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए संरचनात्मक, कार्यात्मक प्रतिमान और एक स्थितिजन्य दृष्टिकोण। अध्ययन कुल संस्था के सामाजिक संबंधों के भीतर उपप्रणाली के रूप में कार्य और समुदाय के बीच बातचीत की जांच करता है। वृहद संरचना को समुदाय के ऐतिहासिक गठन और मलाया के बदलते बहुवचन समाज के माध्यम से समझाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण, शहरी जातीयता का अध्ययन। 1980 के दशक की ओर बढ़ते हुए हम टैम्प्सलीचे 1980 के मोनोग्राफ लंदन पाटीदार, एक केस स्टडी इन अर्बन एथनिसिटी के साथ शहरी जातीयता के अध्ययन में एक अलग दृष्टिकोण पाते हैं। 1970 के दशक में इस्तेमाल किए गए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के विपरीत फ्रेडरिक बार्थ के लेनदेन विश्लेषण पर आधारित यह अध्ययन ऐतिहासिक के बजाय एक सैद्धांतिक ढांचे को अपनाता है। लंदन में जीवन और अवसरों को नेविगेट करते समय अपनाए गए सजातीय मूल्य सेट के भीतर लंदन पाटीदारों, एक गुजराती समुदाय द्वारा किए गए विकल्पों पर जोर दिया गया है। गेम थ्योरी को इस समुदाय द्वारा अपनाए गए अवसरों और विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए लागू किया जाता है। जातिगत मूल्यों से घिरे होने के बावजूद टैम्प्सलीचे का दावा है कि वे ब्रिटिश समाज में एक जगह बनाते हैं। स्थानीय स्तर पर आप्रवासियों को व्यापक ब्रिटिश संदर्भ में एक समाविष्ट समाज के रूप में देखते हैं।
हालांकि जब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तेदारों और मैत्री नेटवर्क पर विचार किया जाता है तो ब्रिटेन एक सम्मिलित समाज बन जाता है। ब्रिटेन का शोषण योग्य वातावरण के रूप में मूल्यांकन विभिन्न देशों में आर्थिक अवसरों पर निर्भर करता है। इस अध्ययन को भारतीय प्रवासियों में 2 बार या 3 बार प्रवासियों को समझने के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक मतभेदों के सामाजिक संगठन के रूप में जातीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए टैम्सलीचे के काम और उससे आगे के बारे में एक टिप्पणी की जा सकती है। एक प्रमुख विद्वान बार्थ का सुझाव है कि संस्कृति की उनकी अवधारणा, जो जातीय समूहों और सीमाओं से जुड़ी है, को उत्तराधुनिकतावादी माना जा सकता है। बार्थ 1994 के अनुसार संस्कृति निरंतर है, विविधता और प्रवाह से चिह्नित है, सजातीय मानने के बजाय विवादित है और हालांकि मुख्य रूप से एक सीमा निर्माण तंत्र है, इसकी सामग्री महत्वहीन नहीं है। हम अपने आगामी संश्लेषण में जातीयता और संस्कृति के बीच इस संबंध का पता लगाएंगे। भारतीय प्रवासी और बहुसंस्कृतिवाद, सभ्यतागत और निपटान समाजों की ओर बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य मेजबान देशों और गृह देश भारत दोनों में बहुल या बहुसांस्कृतिक समाजों की प्रकृति को समझना है। हमारा तुलनात्मक प्रश्न यह है, मेजबान देशों में बहुसंख्यक भारतीय समाज की तुलना भारत के समाज से कैसे की जाती है? सभ्यताओं और निपटान समाजों की खोज पर चर्चा की जाएगी, जिसमें भारत को एक केंद्रित उदाहरण के रूप में शामिल किया जाएगा, जो जे.एस. फर्नेवाल की बर्मा और डच ईस्ट इंडीज में बहुल समाज की चर्चा से प्रेरणा लेगा। फर्नेवाल 1948। फर्नेवाल सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर औपनिवेशिक शासन के तहत एक बहुलवादी समाज को परिभाषित करता है। सांस्कृतिक रूप से समूह संस्थागत रूप से भिन्न है, उनमें साझा बुनियादी मूल्यों और जीवन के तरीकों का अभाव है। आर्थिक रूप से ये समूह मुख्य रूप से बाजार में खरीद बिक्री संबंधों में बातचीत करते हैं। राजनीतिक रूप से अलग अलग हिस्सों को एक श्रेष्ठ सत्ता औपनिवेशिक शासकों द्वारा एक साथ रखा जाता है। संक्षेप में, इन बहुवचन समाजों में एक समान सामाजिक इच्छा का अभाव है। हालांकि फर्नेवाल के दृष्टिकोण के अनुसार खंड बाजार में मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन वे मिश्रित नहीं होते हैं। हम नई दुनिया में वृक्षारोपण के सिद्धांतकारों से प्रभावित फर्नेवाल के विवरण के आधार पर निपटान समाजों के विचार को विकसित करते हैं, जिन्होंने वृक्षारोपण समाजों बनाम ग्रामीण समाजों के बारे में सेटलमेंट संस्थाएं थॉम्पसन ई.टी. 1959 के रूप में बात की थी। बस्ती समाज एक लचीली श्रेणी है, सभी उदाहरणों में इसके साथ जुड़ी प्रत्येक विशेषता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, कुछ विशेषताएं एक मामले में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन दूसरे में नहीं। निपटान समाजों की विशेषताओं में शामिल है एक संक्षिप्त इतिहास, ज्यादातर 1492 के बाद का, जो हाल के बड़े पैमाने पर आप्रवासन द्वारा चिह्नित है। 2 अलग अलग मूल आबादी। 3 उपनिवेशवाद या किसी प्रकार की आश्रित स्थिति। 4 एक सहसंबंध, आर्थिक और जातीय संबंधों के बीच बेहतर आर्थिक स्थितियों से अंतर्जातीय संबंधों में सुधार होता है और इसके विपरीत। 5 निपटान समाज भी एक भूराजनीतिक इकाई है। उदाहरण के लिए, नई दुनिया में मेक्सिको और लैटिन अमेरिका की तुलना कैरेबियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से की जा सकती है। पूर्व सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बाद वाले निपटान समाजों के उदाहरण हैं। पुरानी दुनिया में भारत, चीन, अधिकांश यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों की तुलना द्वीपीय समाजों से की जा सकती है। पूर्व सभ्यता के केंद्र है, जबकि बाद वाले निपटान समाज है। सभ्यताओं की हमारी अवधारणा के संबंध में हम प्रारंभ से ही स्पष्ट करना चाहते हैं।
चूंकि हमारा प्रारंभिक बिंदु भारतीय प्रवासी जैन आगामी का एक सभ्यतागत सिद्धांत है जो भारतीय या भारतीय सभ्यता पर केंद्रित है, यहाँ सामान्यीकरण मुख्य रूप से उस पर लागू होते हैं जिसे लुई ड्यूमोंट ने गैराधुनिक सभ्यताएं कहा है। ड्यूमोंट 1975। यूरोपीय सभ्यताएं अपने पुनर्जागरण पूर्व के अधिकांश इतिहास में इस अवधारणा में फिट बैठती हैं। बस्ती समाजों और सभ्यताओं के बीच प्रस्तावित संवाद या द्वंद्वात्मकता मुख्य रूप से अनुमानी उद्देश्यों के लिए मूल्यवान है। इतिहास में सभ्यताओं की विशेषता अक्सर समाजों की संरचना के तरीके से होती है और इन समाजों का भविष्य एक सभ्यतागत योजना से प्रभावित होता प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों को तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता वाले देशों के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह विश्लेषण सभ्यताओं के राजनीतिक या तकनीकी पहलुओं के बजाय प्रतीकात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सभ्यताओं पर विचार करते समय, जिसे एक प्रमुख परंपरा और विभिन्न छोटी परंपराओं के बीच बातचीत द्वारा कायम माना जा सकता है, निपटान समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर थॉर्नटन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के बहुसंस्कृतिवाद को ऐतिहासिक रूप से 3 शहर राज्यों और उनके आसपास के क्षेत्रों के आसपास अवधारणाबद्ध किया जा सकता है। यह शहरी औद्योगिक केंद्रों और ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के नेटवर्क के आधुनिक यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी विचारों से भिन्न है। हमारे दृष्टिकोण से थॉर्नटन का दृष्टिकोण दक्षिण अफ्रीका में 3 शहर राज्यों के संग्रह जैसे विजय प्राप्त राज्यों की जांच के लिए एक वैध प्रारंभिक बिंदु है। हालांकि समापन बिंदु विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में और विशेष रूप से वर्तमान दक्षिण अफ्रीका में निपटान समाजों के भीतर गतिशीलता के परिणामस्वरूप बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा है। भारतीय दक्षिण अफ्रीकी समुदाय इस गतिशील जनसंख्या तत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के विपरीत, जो स्वदेशी बनाम आबादकार की स्थिति के बारे में बहस करते हैं, भारतीय नागरिकता और राजनीतिक स्थिति के मामले में खुद को दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अपने दावों को अपनी आबादी स्थिति के अलावा किसी अन्य चीज पर आधारित नहीं करते हैं। ब्रिटेन में बहुसंस्कृतिवाद के उदाहरण को देखते हुए हम एक सभ्यता, एक लंबे समय से स्थापित केंद्रीकृत राज्य और एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र राज्य और एक निपटान समाज जिसमें बड़ी संख्या में एशियाई और अफ्रीकी प्रवासी तत्व शामिल हैं, के बीच एक जटिल संबंध देखते हैं। यहाँ बस्ती समाज राष्ट्र राज्य के समान नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त प्रवचन के संदर्भ के आधार पर प्रवासी की धारणा किसी स्थान या लोगों को संदर्भित कर सकती है। सभ्यताओं और बसे हुए समाजों के बीच संबंध एक दूसरे का विरोध करने के बारे में नहीं है, इसके बजाय इसका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रभाव है। 20वीं सदी के अंतिम पूंजीवाद से 21वीं सदी की शुरुआत तक बदलाव को देखते हुए यह स्पष्ट है कि निपटान समाज वास्तव में सभ्यताओं का कायाकल्प कर सकते हैं। यह विचार कि 20वीं सदी में सभ्यताओं का विकास और सांस्कृतिक विकास टेलियोलॉजिकल था, 19वीं सदी के सामाजिक विकासवाद का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। सभ्यताओं और निपटान समाजों के बीच यहाँ प्रस्तावित द्वंद्वात्मक संबंध सांस्कृतिक संदर्भ में पारंपरिक केंद्रपरिधि की गतिशीलता को बदलने की क्षमता रखता है, जैसा कि विश्व प्रणाली सिद्धांतकारों द्वारा सुझाया गया है। इस चर्चा में हम निपटान समाजों के सैद्धांतिक विवरण में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे समाजों की मूल संरचना और उनके अधिक जटिल रूपों के बीच अंतर पर ध्यान देना आवश्यक है। मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे 19वीं सदी के भारतीय प्रवासियों में द्वीपीय समाज मूल प्रकार के हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा,
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें नई सोसाइटी हट जो 1964 कहा जाता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। जटिल संरचनाएं। प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारंभिक बिंदु भारतीय सभ्यता है। हालांकि हमने इस पेपर में सभ्यतागत पहलू को मान लिया है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। यह दावा करना उचित है कि सहस्राब्दियों से महान परंपरा और विभिन्न छोटी परंपराओं के बीच बातचीत के माध्यम से भारत जैसी सभ्यता में एक समान इच्छा होती है। पैटर्न और प्रतीक, चाहे धार्मिक, स्थापत्य, मानवरूपी या सामाजिक, भारत में एक पलिम्पसेस्ट के रूप में फिर से प्रकट होते हैं। विभिन्न व्याख्याओं द्वारा अधिलेखित एक पाठ, लानॉय 1971। ये मुख्य रूप से हिंदू हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय और जाति समूहों में विभाजित है। महान परंपरा, छोटी परंपराएं, सार्वभौमिकरण और संकीर्णता जैसी अवधारणाएं भारतीय सभ्यताओं को समझने में सहायता करती है। CF मैरियट 1955, सिंगर 1972। सभ्यता का लंबा इतिहास इसे बसने वाले समाजों के छोटे समयकाल से अलग करता है। एक सामान्य सांस्कृतिक इच्छा के अलावा पूर्व असमान सांस्कृतिक तत्वों के संश्लेषण की अनुमति देता है, जो केवल मिश्रण के बजाय मिश्रण बनाता है। भारत में मुस्लिम और गैरमुस्लिम संस्कृतियों के बीच सहजीवन इस प्रक्रिया का उदाहरण है। फिर भी इस बात की आलोचनाएं हैं कि भारतीय सभ्यता में सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया की संकल्पना किस प्रकार की गई है, विशेषकर शिकागो स्कूल के मानवविज्ञानियों द्वारा। वे समय के साथ अंतरसंस्कृति की अधिक प्रचलित और शक्तिशाली प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए छोटी परंपराओं पर महान परंपरा के आधिपत्य पर जोर देते हैं। जैन 1986। संस्कृतिकरण प्रक्रिया की आलोचना करने से एक साथ विरोध आंदोलनों का पता चलता है, जो संभवतः पिछली शताब्दी में उच्च जातियों की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकल करने वाले आंदोलनों की तुलना में अधिक सक्रिय है। सांस्कृतिक रूप से असम्मित प्रतिमान में एक और अंतर पिछले 200 वर्षों में भारतीय राष्ट्र और पिछले 50 वर्षों में भारतीय राज्य के निर्माण में शामिल परिवर्तन के राजनीतिक-आर्थिक कारकों की उपेक्षा है। संक्षेप में, भारतीय सभ्यता प्रक्रिया के प्रचलित मानवशास्त्रीय मॉडल प्रवासी संदर्भ में सांस्कृतिक दृढ़ता प्रकार के विश्लेषण को जन्म दे सकते हैं। सभ्यता और बसने वाले समाज के बीच गतिशील परस्पर क्रिया, वास्तविक समय में एक दूसरे के पूरक और वापस फीड, भारतीय प्रवासी के अध्ययन के लिए एक गतिशील रूपरेखा प्रदान करती है। इससे पहले कि हम अपनी प्रस्तुति के इस भाग को समाप्त करें, आइए निपटान समाजों और सभ्यताओं के अध्ययन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डालें। निपटान समाजों में जोर राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर होता है, जबकि सभ्यताएं संस्कृति पर अधिक ध्यान देती है। व्यापक समझ के लिए इन दृष्टिकोणों को संयोजित करना महत्वपूर्ण है। बस्ती समाजों में M.G. स्मिथ जैसे मानवविज्ञानी बहुलवाद और बहुल समाज के विचारों का पता लगाते हैं, जिसका लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के समान सार्वभौमिक आदर्शों के साथ एक राजनीतिकार्थिक ढांचे का मिश्रण करना है। दूसरी ओर, जॉन रेक्स जैसे समाजशास्त्री बहुवचन समाजों में नस्ल संबंधों का विश्लेषण करते समय एक राजनीतिकार्थिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हैं। भारतीय डायस्पोरा के अध्ययन के लिए प्रासंगिक रेक्स का 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रवासन और भारत से लोगों के विदेशों में बसने के बीच निरंतरता का विचार है। रेक्स का तर्क है कि आधुनिक दुनिया में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की श्रम आवश्यकताओं के आधार पर प्रवासी आंदोलन होते हैं। उत्तरौपनिवेशिक समाज से महानगरीय समाज की ओर प्रवासन एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया है। प्रतिक्रिया में महानगरीय श्रमिक आंदोलन और राजनीतिक दल नस्लवादी बाधाएं स्थापित कर सकते हैं।
इसके परिणामस्वरूप वैश्विक नस्लीय भेदभाव होता है। महानगरीय श्रमिकों की कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता को साझा करने से रोका जाता है और अमीर और गरीब देशों के बीच विभाजन कायम होता है। जैसे जैसे उत्तरौपनिवेशिक समाज नियंत्रण हासिल करता है और नस्लवाद को संबोधित करता है, यह विभाजन आधुनिक दुनिया में नस्लवाद का एक प्राथमिक रूप बन सकता है। यह गतिशीलता न केवल कामकाजी वर्गों पर लागू होती है, बल्कि कुछ हद तक उत्तरौपनिवेशिक देशों से औद्योगिक देशों में प्रवास करने वाले सफेदपोश श्रमिकों और पेशेवरों पर भी लागू होती है। मुख्य बिंदु 19वीं सदी में भारतीयों के विदेश में प्रवास और बसने और वर्तमान सदी में औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में प्रवास करने वालों के बीच जैविक संबंध है। इसके अलावा इस संबंध पर उपनिवेशवाद और नस्लवाद के निशान मौजूद हैं। 2.5 कार्यक्षेत्र को समझना। हम पहले ही सभ्यताओं और बस्ती समाजों के बीच अंतर के बारे में संक्षेप में बात कर चुके हैं। अब आइए इस अंतर को एक व्यापक संदर्भ में देखें, जिसमें न केवल भारतीय प्रवासियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण शामिल हैं, बल्कि इस क्षेत्र में बौद्धिक धाराएं भी शामिल हैं। इसमें वे तथ्य शामिल हैं जो भारतीय प्रवासियों को प्रासंगिक बनाते हैं और वे विचार और विश्लेषण जो हमारी समझ को आकार देते हैं। वास्तविक स्थितियों का वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने का यह मिश्रण महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रवासियों के अध्ययन में हमारे पास न केवल पश्चिमी देशों के मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री हैं, बल्कि भारतीय और पश्चिमी दोनों विद्वान भी हैं, जो भारतीय अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। अब प्रवासी भारतीयों से भी विद्वान है। ये विद्वान सामाजिक विज्ञान में व्यक्तिपर दृष्टिकोण की बदलती स्वीकार्यता पर विचार करते हुए एक अनूठा दृष्टिकोण लाते हैं। वे अपने स्वयं के अनुभव जोड़ते हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में रचनात्मक रूप से अपनी अंतर्दृष्टि व्यक्त करते हैं। इस तालिका को संक्षेप में समझाने के लिए हम पहले ही सभ्यताओं और निपटान समाजों के बीच अंतर के बारे में बात कर चुके हैं। देर से और शुरुआती पूंजीवाद के बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। विकास के मॉडलों के बीच अंतर को ए और बी को देखकर समझाया जा सकता है। ए में उच्च तकनीक से संतुष्टि है और सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया है। दूसरी ओर बी में न केवल वास्तविक और भौतिक संदर्भ में, बल्कि प्रौद्योगिकी को कैसे समझा जाता है, इसमें भी अंतर है। यहाँ तक कि जब पश्चिमी प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में संदेह है, तब भी बी में विकास के लिए मॉडलों के बारे में गहरी चिंता है, न कि उपलब्ध विकासात्मक मॉडलों में केवल दूर की रुचि है। बौद्धिक धाराओं के संबंध में मतभेदों के तीसरे समूह की ओर बढ़ते हुए हम ए में उत्तराधुनिकतावाद और बी में चल रहे आधुनिकतावाद के बीच विरोधाभास देखते हैं। बी में प्रवचन अभी भी पारंपरिक आधुनिक या परंपरा के आधुनिकीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है, जबकि ए में कोलाज और अतियथार्थवाद उत्तर आधुनिकतावाद की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। ए में उत्तराधुनिकता वैश्वीकरण से अधिक प्रभावित है और परंपरा का विचार अभी भी मौजूद है, यद्यपि अनजाने में साम्राज्यवादी तरीके से। बी में ओरिएंटलिज्म की आलोचना ने औपनिवेशिक और शाही पहलुओं के साथ साथ परंपरा की अस्वीकृति को जन्म दिया है और एक प्रकार के रिवर्स ओरिएंटलिज्म ने इसका स्थान ले लिया है। प्रवासी अध्ययन के संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। निपटान समाजों के गठन का वर्णन और विश्लेषण करते समय इस बात पर बहुत कम विचार किया जाता है कि पुराने साहित्य संस्थापक पिताओं की अग्रणी भावना, साहस और उद्यमशीलता कौशल को क्या कहेंगे। इन संस्थापकों के साथ समस्या यह है कि वे अधिकतर नॉर्डिक प्रजाति के थे। इसलिए बहुवचन समाजों, बहुसंस्कृतिवाद और सामान्य रूप से प्रवासी भारतीयों पर साहित्य में
अब नए समाज CF हार्टज 1964 जैसे विचारों का मनोरंजन करना अस्वीकार्य है। गोरों के योगदान पर चर्चा करना उत्तराधुनिकतावादी निंदा माना जाता है। में उत्तराधुनिक प्रभाव इस बात में देखा जाता है कि कैसे सामाजिक विज्ञान में विखंडन और विखंडन से विचार प्रवासी अध्ययन तक पहुंचते हैं। नृवंश विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने की चुनौती अब प्रवासन और निपटान की परीक्षा में परिलक्षित होती है। यह बी के समग्र विचारों से भिन्न है, जैसे समग्रता का मार्क्सवादी विचार और भारतीय सभ्यता में स्वशासन और आत्मनिर्भरता की गांधीवादी अवधारणाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीय बुद्धिजीवी जैसा कि अप्पादुरई, गुप्ता, फर्ग्यूसन और मिश्रा ने व्यक्त किया है, क्षेत्रीयकरण थीसिस पर चर्चा करते हैं। यह बस्ती समाजों में प्रवासी बुद्धिजीवियों द्वारा सामना किए गए संघर्षों की एक तीव्र अभिव्यक्ति है, जो अंतर्राष्ट्रीयता, हाइफनेटेड पहचान और आप्रवासी आबादी के क्षेत्रीयकरण को उजागर करती है। इस तर्क का समर्थन दुनिया भर में विस्थापित लोगों के उदाहरणों और रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे वैश्विक संगठनों के अस्तित्व से होता है। इनसे पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जटिल निपटान समाजों में भारतीयों सहित प्रवासी लोगों की पहचान और वफादारी खंडित और क्षेत्रीयकृत हो गई है। जब मानवविज्ञानी, जैसे कि पहले उल्लेखित है, वैश्विक स्तर पर पहचान की अवधारणा का पता लगाते हैं, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है। सीधे शब्दों में कहें तो क्षेत्रीयकरण थीसिस की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ें प्रतीत होती है। अर्जुन अप्पादुरई, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अक्सर इस विचार का समर्थन करते हुए अपने लेखन में व्यक्तिगत अनुभव बुनते हैं। इस प्रकार के मानवशास्त्रीय और साहित्यिक प्रवचन में एक बौद्धिक बीमारी के संकेत मिलते हैं, जहां बुद्धिजीवी की पहचान को संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह अपनाए गए राष्ट्र राज्य में विभाजित करने के बजाय खंडित के रूप में पेश किया जाता है। अपने 1993 के लेख देशभक्ति और उसका भविष्य में अप्पादुरई ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के प्रति अपनेपन या वफादारी की तुलना अमेरिका के प्रति अपनेपन या वफादारी से की है। संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उत्पीड़क के रूप में चित्रित किया गया है, जो श्वेतता को संरक्षित करता है और श्वेत, एंग्लो-सैक्सन, प्रोटेस्टेंट और अन्य के बीच विभाजन पर जोर देता है। यह आप्रवासियों की भूमि की विचारधारा पर कायम है, जानबूझकर या अनजाने में गैरश्वेत समूहों के आदिवासीवाद को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत अमेरिका नृवंश विज्ञान में वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। यह डायस्पोरा में महज एक नोड है और बिना किसी बाधा के क्षेत्रीयकरण का प्रतीक है। इस संदर्भ में पूर्व पूरी तरह से नकारात्मक है, जबकि बात को बेदाग यूटोपियन पूर्णता के रूप में चित्रित किया गया है। हम लेखक या लेखकों की व्यक्तिगत राय के बारे में बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आइए विचार करें कि बौद्धिक कहाँ आधारित है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, हमारा ध्रुव ए पर निर्भर करते हुए वे स्थिति को देख सकते हैं, गिलास आधा खाली होना। दूसरी ओर, यदि वे भारत में हैं या प्रवासी भारतीयों, हमारा ध्रुव बी का हिस्सा है, तो गिलास आधा भरा हुआ लग सकता है। उदाहरण के लिए, एक भारतीय शिक्षाविद प्रवासी क्षेत्रीयकरण DT के बजाय एकाधिक क्षेत्रीयकरण, संक्षेप में MT, का मामला बना सकता है। इसे MT से देख रहे हैं। परिप्रेक्ष्य के कुछ फायदे हैं। सबसे पहले, यह हमें आप्रवासन और निपटान के आर्थिक पहलू का पता लगाने की अनुमति देता है। इसमें प्रवासी समुदाय द्वारा भारत में वर्ग पृष्ठभूमि और निवेश का अध्ययन शामिल है। दूसरा, यह हमें मेजबान समाज की नीतियों और प्रवासी भारतीयों की स्थिति को प्रभावित करने वाले राष्ट्र राज्य आयामों को समझने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतिवाद, आप्रवासन कोटा और अंग्रेजी और गैरअंग्रेजी बोलने वालों के बीच भाषा के अंतर को संबोधित करने के प्रयास जैसे कारक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तीसरा, एक एमटी परिप्रेक्ष्य बस्ती समाज में प्रवासी समुदायों की अनूठी राजनीति पर प्रकाश डालता है। इसमें उनकी जातीय राजनीति, अवसर के आला के बारे में उनकी धारणा और बहुत कुछ की जांच करना शामिल है। ए और बी की तुलना करने वाले मेरे चार्ट में मतभेदों का अंतिम सेट अचेतन धाराओं पर केंद्रित है। यह एक उपयोगी संकेतक है क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक श्रेणी के तत्व दूसरे में कैसे पाए जाते हैं। जबकि ए में परंपरा और समग्रता का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें नए युग के धर्म शामिल है। उदाहरण के लिए हरे कृष्णा जैसे आंदोलन, हालांकि हाशिए पर है, समग्र आर्थिक फोकस के पूरक है। दूसरी ओर, जब भारत, चीन और मैक्सिको जैसे देशों पर वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के प्रभावों पर विचार किया जाता है, तो मध्य वर्ग का उदय और आधुनिकता को अपनाना प्रारंभिक और देर से पूंजीवाद, ब्रेकेनरिज 1995 के बीच संक्रमणकालीन अवधि में आता है। इस बल क्षेत्र के संबंध में भारतीय प्रवासी के एक विशिष्ट उदाहरण की स्थिति भिन्न होती है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन उपक्षेत्रों के बीच बातचीत स्पष्ट है। 2.6 निष्कर्ष औपनिवेशिक काल के बाद भारतीय अल्पसंख्यकों के वितरण और निपटान का अध्ययन करने के लिए प्रतिमान के महत्वपूर्ण निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर केंद्रित पारंपरिक विश्लेषणों को अब अंतर्राष्ट्रीयता और वैश्वीकरण की ओर एक प्रासंगिक बदलाव की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। यह बदलाव पूर्व उपनिवेशों और महानगरीय केंद्रों में रहने वाली भारतीय आबादी दोनों को प्रभावित करता है। विशिष्ट प्रवासी भारतीयों के विश्लेषण में ऐतिहासिक और स्थानिक पहलुओं पर विचार करने के महत्व को पहचानते हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बीच अंतर भारतीय प्रवासियों के क्षैतिज आयामों का सांस्कृतिक विश्लेषण करने में सहायक उपकरण नहीं हो सकता है। एक उत्तरौपनिवेशिक संदर्भ, सभ्यताओं और निपटान समाजों के बीच अनुमानी भेद भारतीय प्रवासियों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को शामिल करता है, जो विश्लेषक के स्थान के आधार पर एक निश्चित सापेक्षता का परिचय देता है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्षेत्रीयकरण और एकाधिक क्षेत्रीयकरण सिद्धांतों के द्वंद्व को स्वीकार करता है, लेकिन भारतीय प्रवासी के बहुस्थिति दृष्टिकोण के माध्यम से इस द्वंद्व को पार करने का सुझाव देता है। सफरान की प्रवासी भारतीयों की 6 विशेषताओं, विशेष रूप से मातृभूमि के साथ निरंतर संबंध पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें जातीय सांप्रदायिक चेतना और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया गया है। होमिंग इंस्टिंक्ट की व्याख्या प्रवासी भारतीयों और मातृभूमि में रहने वाले भारतीयों द्वारा अनुभवजन्य और भावनात्मक पौराणिक दृष्टिकोणों को मिलाकर अलग-अलग तरीके से की जाती है। भारतीय प्रवासी आर्थिक अवसरों और नेटवर्क पर विचार करते समय भारतीयता के धार्मिक, भाषाई, पाक और प्रदर्शनात्मक पहलुओं के प्रति दृढ़ लगाव प्रदर्शित करते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। नस्लवाद और लिंग भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलनों के बावजूद दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों के बीच उनकी आवासी नागरिकता में मुख्य रूप से शांतिवादी अभिविन्यास के पर्याप्त सबूत है।